नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और सूर्या विशेष लेकर हाजिर हूं मैं शारदा सरोहा गोयत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया है। राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को जैसे नई एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद से कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। हुड्डा का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोग राहुल गांधी से मिले और अपनी परेशानी बयां की। उधर बीजेपी की अलग दलील है। बीजेपी ने हुड्डा साहब के हर आरोप पर पलटवार किया। बड़ी बहस में चर्चा आज इसी पर करेंगे कि क्या कांग्रेस जनता के मुद्दों के प्रति संजीदा है या फिर सिर्फ सियासत हो रही है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस आक्रामक हो गई है और इससे क्या बीजेपी को कोई डैमेज होगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दो दौर में गुजरी। पहले दौर में नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद को टारगेट किया गया, तो दूसरे दौर में जीटी रोड बेल्ट को साधा गया। इस यात्रा से कितने लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे या फिर इस यात्रा से कई घरों में बटी हरियाणा कांग्रेस आपस में जुड़ेंगी, ये सवाल तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फौरी तौर पर इस यात्रा से कांग्रेस ने सूबे की समस्याओं को जरूर जोड़ लिया है। भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। हुड्डा साहब ने हरियाणा में लागू किए गए परिवार पहचान पत्र को आवाम के खिलाफ बताया है। ये जो पीपीपी के बारे में बहुत कई लोगों ने चर्चा की और यहाँ तक कह दिया ये पीपीपी का मतलब जो पहचान पत्र जो है उसका मतलब जो है परमानेंट परेशानी पत्र है। पी से परमानेंट, पी से परेशानी, ये पत्र है, ये उनको दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को भी हवा दे दी है। देंगे हम तो 6,000 रुपए करेंगे। और सरकारी अच्छा ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ वो तो कमिटेड है। हम राजस्थान में कर दिया, हमने छत्तीसगढ़ में कर दिया, हिमाचल में पहली मीटिंग में कर दिया। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और खस्ता हाल सड़कों के मुद्दों को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा है। और खास तौर पे जो सड़क थी और सड़कों की जो कंडीशन थी वो देखकर हमारे को बहुत खुद को शर्म आ रही थी, क्योंकि बाहर तो वहाँ जो बाहर से यात्री आए थे उन्होंने कहा जी हम तो सुनते थे हरियाणा की सड़कें। वो 8 साल पहले की बात थी भाई, 8 साल पहले की सुनी होगी तुमने। इस 8 साल में तो सड़क में गड्ढे तो हमने देखे, लेकिन गड्ढों में सड़क मिल रही है। हुड्डा ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोग राहुल गांधी से मिले और अपनी परेशानियां बयां की। हुड्डा ने डबल इंजन की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। सरकार की देनदारी क्या है, ये कहते हैं डबल इंजन, 2 इंजन की सरकार, या हरियाणा में 2 मुही सरकार चल रही है। बीजेपी जेजेपी 2 मुही सरकार ने क्या अचीवमेंट क्या है, 3 गुना तो महंगाई हो चुकी, 4 गुना जो है कर्जा बढ़ चुका प्रदेश पर, 5 गुना अपराध बढ़ चुके हैं और 6 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और 0 रोजगार है। ये उपलब्धि है सब इस सरकार की। अब ये देखिए ना, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। ये सरपंचों का काम, जो सरपंच की आप इंक्वायरी कराते हो, ई टेंडरिंग का क्या मतलब है। कांग्रेस ने जहां सरकार पर पंचायतों की पावर कम करने का आरोप लगाया, वहीं एमबीबीएस छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी का भी मुद्दा उठाया। बहरहाल ये सियासत है और सियासी इल्जाम लगाना लाजमी है, लेकिन देखना ये होगा कि इन इल्जामों को सरकार और जनता कितनी गंभीरता से लेती है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि हुड्डा सिर्फ झूठ की सियासत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए।
तो बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। हुड्डा के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें चौतरफा घेरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी कांग्रेस के वक्त थी उससे 4 गुना ज़्यादा हो गई है। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। तो किसी एक लफाजी करना अलग चीज़ है, लेकिन धरातल पर आंकड़े तो उससे मैच नहीं करते। तो हुड्डा साहब को मैं समझता हूँ कि इसमें दिक्कत इसलिए है कि उनके वक्त के ये गलत काम हुए थे वो सारे पकड़ में आ रहे हैं, और गरीब आदमी का जो हक छीन करके, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी सरकार की योजना में हो, वो कुछ कांग्रेसी लोग या प्रभावशाली लोग या नेताओं से जुड़े हुए लोग खा जाते थे। वो हमारी सरकार में नहीं होता। उधर खस्ताहाल सड़कों के आरोपों पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हुड्डा पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस राज में खोदे गए गड्ढों को भर रही है। देखिए, ये खड्डे इनके क्यों हैं? हम तो इनके किए हुए खड्डों को भरने का काम कर रहे हैं। आज देखो फरीदाबाद में 8 साल पहले सड़कों की, इंटरनल सड़कों की क्या हालत थी, अगर मेन रोड छोड़ भी दो, कितने खड्डे। इनके किए हुए खड्डों को भरने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है। ये सारे खड्डे, भ्रष्टाचार के खड्डे, सड़कों के खड्डे, भाई भतीजावाद के खड्डे, नौकरियों में भ्रष्टाचार के खड्डे, इन लोगों ने खड्डे खोदे थे। ये मोदी और मनोहर जी की सरकार तो उन खड्डों को भर रही है। बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा का कहना है कि परिवार पहचान पत्र से हुड्डा साहब को बेशक तकलीफ हो रही है, लेकिन जनता के लिए ये फायदेमंद है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो गड्ढे बता रहे हैं या राहें दिखा रहे हैं टूटी हुई, तो मैं सोचती हूँ कि राहें बदहाल और टूटी हुई जो हैं वो कांग्रेस की हैं। नहीं, हमारी रास्ते तो बिल्कुल ठीक है, उनकी कांग्रेस की अपनी राह खराब है, पार्टी की राह खराब है, और यही उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। और जो वो गड्ढे भी बता रहे हैं सड़कों के, मैं वो सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे तो कांग्रेस के दल में है। अब कितने कितने गड्ढों की ढेरियाँ लगी हुई हैं अलग अलग, कि एक ढेरी यहाँ से निकलती है, एक ढेरी वहाँ से, एक ढेरी वहाँ से। अपनी लीडरशिप को भी, और ख़ास तौर से मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है, महिला लीडरशिप को हरियाणा कांग्रेस आगे नहीं आने देती और ना उभरने देती है। बहरहाल, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां 2024 की बिसात के लिए मुद्दों को तैयार कर रही है, वहीं बीजेपी विकास के एजेंडे पर कांग्रेस को मात देने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का तो काम ही सवाल खड़े करना है। देखिए, विपक्ष के लोग जितना बयान देते हैं वो आपको पता है क्यों देने वाले हैं, और उनके बयानों के कोई सिर पैर होते नहीं हैं, रटी रटाई बातें होती हैं। अब विपक्ष है तो विपक्ष है, प्रशंसा तो सरकार के करने वाले नहीं है। जिस दिन सरकार की प्रशंसा करेंगे उस दिन पाला बदल के इधर आ जाएंगे, फिर वहाँ क्यों खड़े रहेंगे। देखिए, विपक्ष के लोग जितना बयान देते हैं वो आपको पता है क्यों देने वाले हैं, और उनके बयानों के कोई सिर पैर होते नहीं हैं, रटी रटाई बातें होती हैं। अब विपक्ष है तो विपक्ष है, प्रशंसा तो सरकार के करने वाले नहीं है। जिस दिन सरकार की प्रशंसा करेंगे उस दिन पाला बदल के इधर आ जाएंगे, फिर वहाँ क्यों खड़े रहेंगे। तो आज सवाल कई हैं, चर्चा करेंगे। क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली है? कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? क्या कांग्रेस को 2024 के लिए मुद्दे मिल गए हैं? कांग्रेस के मुद्दों को बीजेपी कैसे डिफेंड करेगी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस चर्चा में। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र सिंह गहलावत, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी भाटिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का। दीपकमल सहारण, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपकमल जी, बहुत स्वागत है। रजवंत डहीनवाल, आईएनएलडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। गुरमीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। गुरमीत जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले, क्योंकि मुद्दा यही है कि 2024 में प्रदेश में चुनाव होने हैं, कितने समीकरण बदले हैं, कितने हालात बदले हैं, उनमें सबसे ज्यादा इस वक्त कांग्रेस हमलावर हो रही है। क्या भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर हुआ? तो केसी भाटिया जी, आपसे समझ लेते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने ऐसे कौन सी बातें देखी जो एकदम से हमलावर होती हुई, या यूं कहे कि नई एनर्जी के साथ कांग्रेस नजर आ रही है? जी देखिए, प्रदेश के हालात तो ये 2014 का जो चुनाव हुआ, 2014 का जो चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में ही ये दिख गया था
कि बीजेपी को लोगों ने नकार दिया था। बीजेपी की सीटें नहीं आई थी, उनकी सरकार नहीं बननी थी, और जेजेपी ने धोखा देकर प्रदेश की जनता को उनके साथ मिल गए। बीजेपी को गालियां देकर, बीजेपी की नाकामियां गिनाकर वो 10 एमएलए उनके आए थे और वो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। नहीं तो ये लोगों ने तो ये कह दिया था, लोगों ने तो ये फतवा जारी कर दिया था हरियाणा के लोगों ने कि बीजेपी की सरकार को हम नहीं मानते। तो जहां तक बात है हालात बदलने की, हालात तो 2019 से पहले ही बदल चुके थे। आज ये बात करते हैं, जब सड़कों के ऊपर खड्डों की बात करते हैं तो उस बात को का मजाक बनाया जा रहा है, बजाय ये देखने के वाकई हर शहर में, हर गांव में जहां सड़कें जा रही हैं तो वो खड्डे हैं, वहां पर उनका बजाय मुरम्मत करने के वो कहते हैं जी कांग्रेस की सरकार में खड्डे थे, हम उनको ठीक कर रहे हैं। तो क्या 8 सालों में कांग्रेस की सरकार के अगर मान भी लिया जाए इस बात को कि कांग्रेस की सरकार में खड्डे थे, उन्होंने सड़कों की रिपेयर नहीं की, नई सड़कें नहीं बनाई, तो 8 साल में आप कौन सा घास दोबड़ा खुरच रहे थे आप लोग? आपने 8 साल में वो खड्डे बंद अगर थे क्यों नहीं किए? इस तरह का झूठ लोगों के सामने परोसना बंद कीजिए और आपकी नाकामियों इन 8 सालों में केसी भाटिया जी, क्या आप 8 मुद्दे गिनवा सकते हैं जिन्हें लेकर बीजेपी के खिलाफ आप चुनाव में उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे? तो आज गिनवाए तो हैं 8 नहीं 18 मुद्दे गिनवाए हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 8 मुद्दों वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, हर तरफ इनकी नाकामी है। ये लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये पीपी क्या, इनके राशन कार्ड क्या, ये सब तरफ इनकी नाकामी का आलम है। भूपेंद्र सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़े, उनसे जवाब ले लेते हैं। पीपीपी का जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो कुछ बयान दिया वो तो आपने सुना ही होगा, एक बार फिर से हम गिनवा देते हैं। कई मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए भूपेंद्र जी कि परिवार पहचान पत्र को वो बता रहे हैं कि परमानेंट परेशानी पत्र उसे कहा जा रहा है क्योंकि लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ एमबीबीएस छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी हो, सरपंचों की पावर कम करने की बात हो, ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठा दिया, बिजली पानी सड़कों का मुद्दा उठा दिया। लगता है इन मुद्दों की वजह से बीजेपी को परेशानी हो सकती है? देखिए, मेरे से सवाल किया है भूपेंद्र जी, आपसे सवाल है। शारदा जी, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया है क्या आपने? जी बिल्कुल। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो जितने दर्शक है, जितने तो आपके दर्शक है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की जो बात हो रही है, ये बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है। शायद आपकी आवाज में तकनीकी खामी, बिल्कुल आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, कुछ तकनीकी इशू है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। दीपकमल जी आपके पास आ रहे हैं, सवाल कुछ इसी तरह की है, लेकिन आरोप आप पर यह भी है कि आपने जनता के साथ धोखा किया, बीजेपी को गालियां देते देते, जैसा कि कह रहे थे केसी भाटिया जी, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के, आप बीजेपी के साथ ही खड़े हो गए। अब किस तरह के समीकरण आपको इन सालों में बदले हुए या अगले साल के लिए नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का दर्द तो ये है कि उनका दांव 2019 में क्यों नहीं लगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में फिर से एक भ्रष्टाचारी और कुशासन वाली सरकार वो क्यों नहीं बना पाए। केसी भाटिया जी इतने सीनियर आदमी मुझे लग रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी का इतिहास याद नहीं है। 2009 में कितने विधायक थे आपके पास केसी भाटिया जी? 2005 में 67 विधायकों के साथ सरकार बनाने के बाद 2009 में कितने आए थे आपके पास? यही 40 आपके पास थे। बिल्कुल यही जनादेश आपके खिलाफ दिया था हरियाणा की जनता ने कि 50 विधायक आपके कैंडिडेट हरा दिए थे और जितने 31 लिए आप आज बैठे हो उतने 31 इनेलो के पास थे, बल्कि 32 थे। क्या हम ये कहें कि 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जनता के जनादेश के खिलाफ सरकार बनाई थी? लेकिन दीपकमल जी, क्या फिर आप उस बात को सही ठहराएंगे कि हजका के विधायकों ने जो कुछ किया वो सही था और इसीलिए जेजेपी के विधायकों की तरफ से या जेजेपी की तरफ से जो फैसला लिया गया उस लिहाज से ठीक हो जाता है? मैं इस बात का आरोप नहीं लगा रहा ना, मैं 2009 को तो याद नहीं करा रहा, लेकिन ये 2009 की अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इन्हें कम से कम पहले याद करना चाहिए कि कैसे इन्होंने एक पार्टी तोड़ी और वो पार्टी तोड़ी जिन 5 विधायकों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सितंबर 2014 में अयोग्य घोषित कर दिया। उन 5 अयोग्य विधायकों के सहारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अनैतिक, अवैध और अयोग्य सरकार चलाई 2009 से 2014 तक, और उसमें इतने
भ्रष्टाचार किए, इतने गलत काम किए कि उनकी पार्टी 15 विधायकों पर सिमट गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आपको याद आ रहा है, जब के परिणाम को लेकर आप छटपटा रहे हैं और बार बार जेजेपी का जिक्र करते हैं। 2019 में सांसद कितने बने थे आपके? उस वक्त भी जेजेपी दोषी थी क्या कि दीपेंद्र हुड्डा भी हार गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हार गए, 10 में से 0 पर आ गए आप? मतलब केसी भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी की समस्याओं का इलाज जेजेपी में और दुष्यंत चौटाला में नहीं है। यही गलती इनेलो वाले करते हैं, यही आप कर रहे हैं। क्या फर्क है आपकी सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी और किसी एक जो है खत्म होती पार्टी में? थोड़ा सा ग्राउंड पर आइए। राहुल गांधी ग्राउंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता तो उनको भी पटरी से उतार रहे हैं इस तरीके के तर्क रख के। कहां से कोई जनाधार होगा, कोई कहां से कोई बात बनेगी, कहां से कुछ चीज होगी? दीपकमल जी, सरकार आज के दिन उन जो काम कर रही है उन पर कोई एक भी ठोस बात ना आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, ना केसी भाटिया जी कह सकते। ये हवाई बातें, अपने वक्त का हमने ये किया था, वो किया था, कोई आज के वक्त की कोई ठोस कमी, एक ठोस कमी बता दे, मैं उसका जवाब दे दूं। चलिए, मुद्दे तो कई उठाए गए हैं, लेकिन आप जेजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। मैं कुछ और सवाल आपसे लूंगी। भूपेंद्र जी, आपके पास वापस लौट रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपसे हम यही समझना चाह रहे हैं कि आज बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। क्या इन्हें वाकई मुद्दा मानते हैं प्रदेश के लिहाज से, या फिर 2024 में ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए सादा जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी जी, ये भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। आदरणीय नरेंद्र, माफ़ी चाहूँगी भूपेंद्र जी, एक बार फिर से तकनीकी खामी है, बीच में आ रही है और इसी वजह से आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। रजवंत जी के पास चल रहे हैं, INLD प्रवक्ता है। रजवंत जी, कांग्रेस की यात्रा तो सभी देख रहे हैं, प्रदेशवासी देख रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं। इनेलो की तरफ से भी यात्रा की तैयारी की जा रही है। क्या लग रहा है कि यात्रा की ज़रूरत वाकई प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए है, या फिर कांग्रेस की यात्रा इतनी प्रभावी नजर आ रही है कि इनेलो को भी इसी यात्रा में संजीवनी नजर आ रही है? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जी जी, देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाकर और सरकार से उनका समाधान करवाना। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार से उन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमने एक ऐसी यात्रा निकाली है जो राजनीतिक यात्रा नहीं है। एक राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई यात्रा निकालता है या कहीं पर भी जाता है तो उसको गैर राजनीतिक कहना तो बनता ही नहीं है। लेकिन ये चीज मैं मानता हूं कि अगर उस यात्रा में अगर मुद्दों को लिया जाता तो निश्चित तौर पर वो यात्रा भी सफल होती। हाँ, ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है उस यात्रा के तहत जो अपने आप को प्रूव किया है कि राजकुमार जिनको बोला जाता था, एक राजा का बेटा जिनको बोला जाता था, कि महलों से निकलकर वो सड़कों पर आए और सड़कों पर अगर बुलाकर अपने आप को तो उन्होंने प्रूव कर दिया। लेकिन जो मुद्दे थे, जिस भी इलाके में गए हैं वहां के स्थानीय मुद्दों को अगर वो उठाते तो निश्चित तौर पर हरियाणा में जो कांग्रेस जो अपने आप को बता रही है कि हम मजबूत होते, वो मजबूत हो जाते। आज विपक्ष में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस है और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से पिछले 3 सालों तक वो भाग रही है और लगातार अब जो राहुल गांधी जी की यात्रा आई है उसमें इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को चेहरा दिखाने का काम किया है और ये जताने का काम किया है कि हम हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ना तो जो विपक्ष की जिम्मेदारी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो निभाई और जो आज जो हालात बने हुए कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार भी वही है। रजवंत जी, इनेलो की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं? जी, इनेलो की बात कीजिए, इनेलो की क्या तैयारियां हैं? देखिए, इनेलो की मैं बता देता हूं कि लगातार जो विपक्ष की जो जिम्मेवारी है, आपने भी देखा होगा, हमारे हरियाणा की जनता ने भी देखा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इकलौते विधायक होते हुए किस प्रकार से जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया है। चाहे सड़क पे बात करें, चाहे विधानसभा में बात करें या हम जनता के बीच में बात करें, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाकर उनका समाधान कराने का काम किया है, सरकार को घेरने का काम किया है। और कहीं ना कहीं आपने भी ये देखा होगा कि सरकार मजबूर होकर उनकी बातों को भी मानती है। जहां पर भी जो भी मुद्दे आए हैं, चाहे हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात की हो, चाहे भ्रष्टाचारी को लेकर बात की हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात करें या पीपीआईडी की लेकर बात करें, या
जो आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसको लेकर, खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप जो लगे उनको लेकर, जो भी बातें हुई हैं, हर मुद्दे को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपनी बातें मजबूती से रखी है। किसानों के आंदोलन को लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया, उस आंदोलन को मजबूत करने का काम इनेलो एक विधायक की पार्टी बन चुकी है, कितनी उम्मीदें हैं कि ये संख्या बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, और उसके लिए क्या सबसे ज्यादा कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं? सवाल ये है, एक विधायक की पार्टी है, कितने विधायक होने की उम्मीद है, कैसे होंगे? गोयल जी मैं आपको वही एक विधायक की कार्य प्रणाली के बारे में बता रहा हूँ। जब एक विधायक हमारा इतना काम कर रहा है और जनता को ये विश्वास हो गया है कि अगर कोई हमारी आवाज उठा सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आप आगे देखिए, जैसे ही हमारी पदयात्रा परिवर्तन पदयात्रा जो निकलेगी उसमें लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। हम गाँव में जिस प्रकार से अपनी पदयात्रा की तैयारी के लिए गए हैं, निश्चित तौर पर हमें बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग हमारे साथ जुटने को तैयार है। हमारी जो अब वो जो तैयारियां चल रही हैं, गांव-गांव जाकर हमने जो अपने प्रोग्राम तय किए हैं, उससे देखिए निश्चित तौर पर हरियाणा में एक विकल्प ऐसा निकल कर आएगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुंह ताकते रह जाएंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना विकास जो केवल और केवल कागजों में किया है, धरातल पर जो गड्ढों की बात है उसमें मैं कांग्रेस की बात से भी बिल्कुल सहमत हूं कि आज सड़कों में गड्ढे देखने जो कह रहे हैं कि सड़कें देखने को नहीं मिल रही, सड़कों में गड्ढे देखने को कहीं भी नहीं मिल रही, गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ रही है। एक मुद्दा तो है जिस पर इनेलो और कांग्रेस, बिल्कुल एक मुद्दा तो है जिस पर इनेलो और कांग्रेस एकजुट नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे पर लगातार टिके हुए हैं कि गड्ढों में सड़कें नजर आ रही हैं। आपके पास लौटेंगे और इनेलो की कुछ और तैयारियों पर बातचीत करेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत जी, आप जरा हमें ये समझाएं कि हम जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं वो वाकई लगता है कि क्या कुछ समीकरण बदलने का काम करेंगे? क्या ये जो यात्राएं चल रही हैं या आने वाले वक्त में यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है, वो लगता है कि कुछ बदलाव का एक दौर देखने को मिलेगा उसकी वजह से? देखिए, पहले तो मैं जो अभी बहस चल रही थी हमारे दोस्तों की, वो मुझे एक बहुत पुराना विज्ञापन था, अगर मुझे सही याद है तो वो ये था कि उसकी कमीज या शायद तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। और अभी जो बहस हुई उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कंपटीशन चल रहा है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से मैली कैसे, क्योंकि जो 2009 का उदाहरण दिया गया और फिर 2019 का उदाहरण दिया गया, उसमें इसी प्रकार का एक कंपटीशन हो रहा था। ये बात तो सही है कि राजनीति में अब कोई ऐसा तो है नहीं दूध का धुला तो कोई बचा नहीं, कोई दल, सभी लोग सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, गठबंधन करते हैं और पोस्ट पोल अलायंस करते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, सब कुछ चलता है। आज की तारीख में सारे साम दाम दंड भेद चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा मुद्दों में, अब कई बार, अब जैसे मान लीजिए आपके पैकेज में एक मैंने वो सुना, कोई किस पार्टी की नेता थी मुझे वो ध्यान नहीं, वो कह रहे थे जी गड्ढों की ढेरी लेके चलते हैं। अब आप खुद सोचिए शारदा जी कि गड्ढों की ढेरी लेके कैसे, गड्ढों का ढेर मतलब समझ नहीं आया मुझे वो क्या कहना चाहते थे। तो कई बार बड़ा, जैसे आपने कहा मुद्दों पर जिस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, या जैसे ये बात है कि गड्ढे भर रहे हैं, अब ये वाली बात भी इतनी घिसपिट गई है, हर सरकार से सुनते सुनते 30 साल से हमारे तो कान पक गए कि हम पुरानी सरकार के गड्ढे भर रहे हैं। तो 8 साल तो लगते नहीं गड्ढों को भरने में, इतनी, ये तो एक्सप्रेस सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उसमें इतने टाइम नहीं लगता। हाँ, ये ठीक है कि आप अगर ये कहें कि जी जो इंटरनल रोड्स थी, देखिए हाईवे तो हरियाणा में आज भी अगर आप यहाँ से जाएंगे जयपुर या वो और जो सड़कें हैं, मुझे पता नहीं राहुल गांधी की भारत यात्रा में इतनी इंटरनल सड़कों पे कहाँ चले वो, लेकिन ये जो मुद्दा अचानक से उठा है, ये जो अंदरूनी सड़कें होती हैं इनमें उनके क्षतिग्रस्त होने की समस्या रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस पर बजाय एक इस तरह से बहस की जाए, और जैसे मैंने कहा ना, वो बस एक जुमलेबाजी हो जाती है। अब ये सारा जुमला सबने पकड़ लिया 2 दिन से कि जी गड्ढों में सड़कें दिख हैं, सड़कों पे गड्ढे नहीं है। वो सुनने में अच्छा लगता है, और राजनीति में जुमलेबाजी की अपनी अहमियत भी है। मैं नहीं कहता कि जुमलेबाजी आकर्षित नहीं करते, जुमलेबाजी गढ़ना, उनको बनाना, ये अच्छी बात है। अब मान लीजिए आज उन्होंने पीपीपी को परिवार पहचान पत्र की जगह परेशान पहचान पत्र करे, लेकिन उसके साथ साथ, अकेले उससे नहीं होता, उसके साथ साथ जनता के बीच में उनका विश्वास जीतने के लिए आपको सॉलिड मुद्दे लेके भी जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से पूछेंगे, जो आपने पूछा सवाल भी कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें विधिवत तौर पर आज ओपीएस की बात हुड्डा साहब ने कह दी, उसकी संभावना तो पहले ही थी। अब कांग्रेस, ये तो अब लग ही रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी संभवतः कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी। और ये मुद्दा मैं आपको बताऊं
छोटा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या हिमाचल में बहुत ज़्यादा है और अगर हम वैसे देश में प्रतिशत निकालें तो बहुत कम है और कम होती जा रही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, रिटायर होते जा रहे हैं। सभी जगहों पे आप देखिए रिक्तियां हैं सरकारी विभागों में और जगहों में। फिर भी ये मुझे लगता है कि एक मुद्दा जरूर बनेगा अगले लोकसभा चुनाव में भी और हरियाणा में भी, और क्योंकि कर्मचारियों की संख्या भले कम हो लेकिन वो प्रभावित करने की क्षमता उनमें रहती है समाज को। एक वर्ग के तौर पर आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। और कमोबेश वो यूनाइट भी रहते हैं। अब किसान एक सबसे बड़ा वर्ग है लेकिन किसान आपने देखा है वो उस तरह से यूनाइट नहीं हो पाते, नहीं तो राजनीति पता नहीं कब की बदल गई होती है। यानी आप ये मानते हैं कि मुद्दे तो कई हैं, अगर मुद्दों पर आखिरी वक्त तक बातचीत होगी तो मुद्दे तो कई हैं लेकिन उनको कितना अनसुना किया जाता है ये अपने आप में गिनवाने वाली बात हो जाती है। भूपेंद्र जी एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाई, हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाई है। आप शायद ये गिनवाना चाह रहे होंगे कि बीजेपी ने कितने विकास कार्य कर दिए और उस लिहाज से कांग्रेस के या यूं कहें कि इनेलो के भी सभी आरोप निराधार हो सकते हैं। देखिए दादा जी, मैं पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की बात करता हूँ जी। भारत तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में पूरा एक है। कांग्रेस ने कुछ गलतियां की थी जी, जैसे 370 हटाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और बिल्कुल एक सूत्र में पिरोने का भारत काम किया हुआ जी। और जो ये भारत जोड़ो का नाम ले रहे हैं इनकी पार्टी तो हरियाणा में जुड़ नहीं रही। और मैं तो ये कहता हूं जब से राहुल गांधी को नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर मिला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में मिला तब से कांग्रेस गुम हो गई। ये कांग्रेस को खोजते घूम रहे हैं कि कहीं कांग्रेस मिल जाए, ना तो राष्ट्रीय। यानी बीजेपी निश्चिंत है, बीजेपी का आप ये नहीं मानते कि कांग्रेस से कोई मुकाबला होने वाला है? और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में आए आप देखिए क्या हाल होता रहा। जब से ना तो दो बार लोकसभा में इनका अपोजिशन लीडर बन पाया और जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान मिली तो 67 एमएलए चौधरी भजन लाल जी ने इनको दिए थे जी। जब अगला चुनाव हुआ तो 40 रह गए और किस तरह से खरीद फरोख्त करके जोड़ तोड़ करके और एक पार्टी को तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया था। उससे अगला जो चुनाव हुआ उसमें इनकी 15 सीटें आई और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं चाहे वो जिला परिषद के हुए हों और चाहे नगर पालिका के हुए हों, जितने नगर परिषद के हुए सारे के सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती जा रही है। फिर इन्होंने एक भ्रष्टाचार की बात की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले जिसमें बेहतर छाछ हो। 6 केसेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा करप्शन के केसेस में जमानत पर है। चाहे नेशनल हेड को जमीन देने की बात आई, करप्शन के केसेस में जमानत पर है। चाहे नेशनल हेड को जमीन देने की बात आई हो, चाहे HSIDC के प्लॉटों पे घोटाला करने की बात आई हो और चाहे किसानों की जमीन को नोटिस देके अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट करा। वो दूसरों पे, जिसका घर किसी का होता है उसको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और मैं आपको बेरोजगारी की बात करता हूँ। 13 लिस्टें जो कांग्रेस के शासन में बनी थी वो माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी और 14वीं लिस्ट जो इंस्पेक्टर भर्ती की थी उनमें सारी की सारी लिस्ट को संदिग्ध मान के और 3 आदमियों की हाई कोर्ट ने कमेटी बना के उसकी जांच करने का आदेश दे दिया। जो लोग सारे मामलों में भूपेंद्र जी, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि MBBS स्टूडेंट्स लंबे समय तक आपके खिलाफ बैठे रहे, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, वो एक बड़ा मुद्दा है। अब सरपंचों की जो लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है वो एक बड़ा मुद्दा है। जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है उस पार्टी के खिलाफ कुछ लोगों की नाराजगी यही सोच के है कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बीजेपी के साथ चले गए, वो दीप कमल जी से रिएक्शन लेंगे। लेकिन भाटिया जी आपके पास आ रहे हैं, सभी मुद्दों को तो एक तरीके से नकारा जा रहा है जो आपकी तरफ से या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से गिनवाए जा रहे हैं। कैसे आपको लगता है कि ये मुद्दे आप जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता इन मुद्दों पर आपके साथ रहेगी? शारदा जी देखिए, हमारे उठाए हुए मुद्दों को, हमारे नेताओं के उठाए हुए मुद्दों को ये किस तरह से नकार सकते हैं? ये तो खुद उसको मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने माना था कि ये PPP जो है पहचान पत्र हैं उसमें उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। कई लोगों के नाम काट गए, कई लोगों की आमदनी ज्यादा दिखा दी गई, उस वजह से कट गए और राशन कार्ड वगैरह लोगों के कट गए। तो उसमें क्या आपको सीधे तौर पर भ्रष्टाचार नजर आता है? उसमें आपको दिक्कत कहां पर नजर आ रही? क्योंकि इसमें सुधार की भी बात कह दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से।
शारदा जी 10 लाख लोगों के नाम काट दिए गए उसमें से। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिन पहले, और ये कहा है कि इन खामियों को 15 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। आज 4 दिन पूरे हो चुके हैं, 11 दिन बाकी बचे हैं। 11 दिन का इंतजार करते हैं, देखते हैं 11 दिन के बाद वो 10 लाख लोग जिनके नाम काट दिए गए और वो लोग, उन लोगों के कार्ड बनते हैं कि नहीं बनते। ये किस तरह से कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है? खुद सरकार मान रही है अपनी गलतियों को। और ये जो अभी सड़क के खड्डों की बात कर रहे थे, उसको दूसरी तरफ ले जाए कि कांग्रेस के अंदर खड्डे हैं। आप अपनी गाड़ी को देखिए, चारों तरफ डेंट पड़े हुए हैं उसमें। आपके नेता दूसरे सुरों में बात करते हैं बीजेपी के। आप दूसरे को संभालने की बजाय अपनी पार्टी को संभालिए, देश को संभालिए, प्रदेश को संभालिए। आप खाली जुमले गढ़ के और कांग्रेस के ऊपर सारी बातों को मढ़ के आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप कहते हो कि इनके साथ जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हैं 2005 से, मैं तो कहता हूं 2000 से 2000 में उन्होंने पार्टी की गुटबाजी ने जो नुकसान राज्यसभा चुनाव के दौरान आपको पहुंचाया है, हम आदमपुर उपचुनाव का भी जिक्र कर लेंगे, और अब भी नेताओं की जो बयानबाजी, आपकी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी लगातार मीडिया में आ रही है, क्या वो एक बड़ी परेशानी नहीं है? शारदा जी बिल्कुल गलत बात है। शारदा जी बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने जो बात करी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में कांग्रेस का नुकसान हुआ है और राहुल जी की उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं जिक्र ही नहीं कर रही भाटिया जी। ये बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं जिक्र ही नहीं कर रही। आपकी पार्टी के कुछ नेताओं का ये बयान सामने आता है कि पार्टी में गुटबाजी है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। खुद किरण चौधरी ये कहती हैं कि उन्हें कई बार कार्यक्रमों का न्योता नहीं दिया जाता तो वो कैसे कार्यक्रमों में शामिल होंगी, और इस वजह से जाहिर तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और मैं जिक्र कर रही हूँ राज्यसभा चुनाव का, आपने देखा कि उसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा आपकी पार्टी को। शारदा जी पुरानी बातें, ऐसे पुराने गड्ढे उखाड़ने लगेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आज की जो डिबेट है, का जिक्र तो बीजेपी आपके खिलाफ कर रही है कि क्या ये फायदा हुआ, क्या कांग्रेस नुकसान में हुआ है, इस इसीलिए यात्रा कांग्रेस के जोड़ो अंदर। यात्रा की जरूरत थी। इन्हीं गड्ढों का तो बीजेपी जिक्र कर रही है। दीप कमल जी आपके पास आएंगे, आपकी पार्टी का फिलहाल के लिए स्टैंड क्या है? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर आपने पिछली बार चुनाव लड़ा, क्या वो मुद्दे अभी आपको समाधान के तौर पर नजर आ रहे हैं? उनका सभी का समाधान हो गया है? शारदा जी भाटिया जी आपके पास लौट रहे हैं। दीप कमल जी आपसे सवाल है। शारदा जी ये गड्ढों की बात कर रहे हैं, मैं जी दीप कमल जी आपको रोकेंगे क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दीप कमल जी बोल रहे हैं कि मैं दीप कमल जी बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तब तक केसी भाटिया जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि पुराने गड्ढों का जिक्र ना करें। इन्हीं गड्ढों को तो बीजेपी गिनवा रही है कि सड़कों पे तो गड्ढे नहीं है, कांग्रेस में गड्ढे हैं। बुलाया था कि भाई आपकी भारत जोड़ो यात्रा के क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। इन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, राहुल गांधी जी ने नेशनल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। ये इनका बिल्कुल झूठ का प्रचार है। आप ये तो जनता बताएगी जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, जिन लोगों ने, शारदा जी जिन लोगों ने लाखों हजारों, आपकी पार्टी के लिए ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी हजारों लोगों ने जमीन पर उतर कर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। ये गिनवाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि राहुल गांधी जमीन पर उतरकर लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो हालत हरियाणा में है उसको नुकसान हो रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। शारदा जी मुझे भी बोलने दीजिए थोड़ा सा, आपसे ही सवाल है। ठीक है, बताइए जी। मेरा ये कहना है कि ये जी देखिए, ये जो लोग यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं, हजारों लाखों लोग शामिल हुए हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि वो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं, वो लोग बता रहे हैं कि वो राहुल जी के साथ हैं, और जो लोग आज का आपका हमारा डिबेट देख रहे हैं, और जो हरियाणा के लोगों को हमने वो बताया, किस तरह से लोगों की बातें सुनकर हमने बताया कि किस तरह से सरकार ने की नाकामियां हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, नेता विपक्ष ने, ये सारा बताया कि कितने मुद्दे हैं लोगों के बीच में जाने के लिए, वो प्रेस के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है।
और लोगों के बीच में जाकर बताया जा रहा है। तो ये यात्रा ही नहीं, इससे पहले भी हमारे नेताओं ने विपक्ष आपके समक्ष उसमें एक कड़ी शुरू की थी, उसके अंदर लोगों को जाके बताया, लोगों की बातें सुनी। तो ये खाली इनके कह देने से कि राहुल जी के आने से नुकसान, फायदे की बजाय नुकसान हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कमान उसे लीड करने के कांग्रेस में उनकी वजह से नुकसान हो गया, इनके कहने से क्या होता है? ये लोग तो जो है ना झूठ का पुलिंदा है और ये कहते हैं कि हम 10 बार झूठ बोले लोग सच मानने लग जाएंगे। अब इनको हम बोलने नहीं देंगे, कितना झूठ बोल के देंगे, हम इनसे ज्यादा इनको बताएंगे, उसका अच्छा, उत्तर देंगे इनको लोगों के सामने। दीप और कमल लोग जी, इनके फरेब को, इनके झूठ को जान चुकी है कि दीप 10 कमल जी, बार झूठ आपका बोलेंगे रिएक्शन। तो उसको लोग सच मान जाएंगे। जी, अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। देखिए, मेरी एक तो फोन लाइन कट गई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मुझे आपका टीवी के जरिए ही ऑडियो मिल रहा है फिलहाल। मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो भाटिया जी हैं, पहले बात तो उन्होंने ही जाहिर कर दिया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता हैं, ना वो हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना वो राष्ट्रीय कांग्रेस के या फिर किसी और शख्स के। उनको सिर्फ एक शख्स से मतलब है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्योंकि आपने सवाल कोई और पूछा था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में उन्हीं की तरफ से सफाई देनी उचित समझी। दूसरी बात ये कि जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका पर्पस भी यही था, क्योंकि राहुल गांधी तो 4 दिन अब और 2 दिन पहले हरियाणा में रहे, उन्होंने हरियाणा के विषयों पर तो बात की ही नहीं। उन्होंने तो बात ही सारे की सारी ये कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये हो रहा है और केंद्र की सरकार ये कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर आपके पास क्या स्थिति है हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर, तो उन्होंने खड़गे जी की तरफ हाथ कर दिया, फिर कहा कि पीसीसी अध्यक्ष है। मैं तो मानता हूं कि उनको उदय भान जी का नाम भी याद नहीं होगा। दीप कमल जी, अभी शायद आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी। हाँ, मुझे मिल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं जानना सच में ये चाहती हूँ कि जेजेपी ने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, क्या अभी लगता है कि वो समाधान के तौर पर आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी देख रही है? हाँ, उसका मैं उस वक्त भी जवाब दे रहा था कि पिछले 3 साल में गठबंधन की सरकार ने बहुत तेजी से हरियाणा में काम किए हैं। सभी महत्वपूर्ण विभाग और जन कल्याण से जुड़े हुए जो भी संदर्भ हैं, उन सभी में हरियाणा की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है। और अगले पौने 2 साल का जो वक्त हमारे पास बचा है, उसके अंदर भी और ज्यादा तेजी से, क्योंकि पीछे कोरोना काल था लगभग 1.5-2 साल, और 1 साल के आसपास कई चीजें जो हैं वो किसान आंदोलन की वजह से भी बाधित रही। लेकिन अब अगले पौने 2 साल में गठबंधन सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। हम अपने जो घोषित जो वायदे थे, उनके लगभग 55-60% को पूरा कर चुके हैं और बाकियों पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि 2024 में जब हम वोट मांगने जाएंगे, तब हम ज्यादातर बातों पर खरे उतर चुके होंगे। और क्योंकि एक गठबंधन की कोई भी सरकार होगी, उसके अंदर दोहरे और दोगुने, बल्कि दोहरे नहीं दोगुने उनके अंदर वादे हो जाते हैं। लेकिन जो प्रदेश के संसाधन होते हैं वो तो एक ही दर पर रहते हैं, तो उसमें कुछ सीमाएं तो जरूर होंगी हमारे सामने। लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी अच्छी नीयत से और जितनी अच्छी क्षमता के साथ हरियाणा की सरकार काम कर सकती थी, वैसा हमने काम मनोहर लाल जी ने भी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी किया है। देखिए, जहां तक ये बात है, जैसे एक बीच में एक ओपीएस का एक जैसे जिक्र आ रहा था, गुरमीत जी ने भी जिक्र किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी, अब उनको भी लगता है कि अब ओपीएस दे देना चाहिए। मैं उस पर एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मोंटेक सिंह आलूवालिया जी 2004 से लेकर 2014 तक पूरे 10 साल, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उन पूरे 10 सालों तक योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन रहे। पूरे 10 साल वो सबसे खास आदमी थे। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो सरकार को दिशा देता है, उसके वो डिप्टी चेयरमैन तो खुद प्रधानमंत्री होते, तो वही करता धरता थे। उनके अगुवाई में, उनकी सलाह पर भी विभिन्न राज्य सरकारों ने ओपीएस को खत्म किया, और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के सर्वे सर्वा थे प्लानिंग के तहत। उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा है कि ओपीएस की वापसी, जो राज्य सरकारें बात कर रही हैं, वो सीधे सीधे बैंकरप्सी की रेसिपी है, आर्थिक दिवालियेपन की रेसिपी है, उसका फॉर्मूला है। जिसको कंगाल होना हो, जिसको अपने राज्य के संसाधन सीमित करने हो, खत्म करने हो, वो ओपीएस को लागू कर दे। अब मोंटेक सिंह आलूवालिया जी को वोट नहीं चाहिए, वो नीति की बात कर रहे हैं, जो अच्छी नीति उन्होंने अडॉप्ट की थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट चाहिए, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस को वोट चाहिए थे। 10 साल तक जिस काम को ये लागू करते गए राज्य दर राज्य, वोट तो मिल गए। आप पलटना चाहते हैं क्योंकि वोट चाहिए।
तो और यही काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी सरकार के वक्त जीएसटी को लेकर किया। जीएसटी लागू करने की कोशिश करते रहे, नहीं कर पाए। साहसिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, ये इसका विरोध करते रहे। एक और चीज समझना चाहेंगे आपके पास, उसके बाद आईएनएलडी का हम रुख करेंगे। आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप गठबंधन में हैं तो कुछ मजबूरियां कह सकते हैं, सियासी मजबूरियां, लेकिन जब किसानों का मुद्दा उठा और अभय चौटाला का जो स्टैंड नजर आया वो आपकी पार्टी की तरफ से उस दौरान क्या था? अब जब विरोध प्रदर्शन एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से होता है या फिर सरपंचों की तरफ से होता है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर मैं कहूंगी कि मुलाकातें हमने देखी थी, बयान भी देखे थे। सरपंचों की तरफ से जो नाराजगी जताई जा रही है उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, सरपंचों के लिए जो नई व्यवस्था राज्य सरकार ने उनको उनकी जो वित्तीय शक्तियां हैं उसमें जो संशोधन किए हैं वो राज्य सरकार का फैसला है, कैबिनेट का फैसला है, पंचायत विभाग के अधिकारी उसको लागू कर रहे हैं। उसमें वक्त के साथ अगर जो जरूरत होगी कोई सुधार की और वाकई वो प्रशासनिक रूप से और गांवों के विकास के रूप से जायज होगा और अच्छा होगा, उस पर भी बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन आज के दिन जो राज्य सरकार का फैसला है वो नए सरपंचों को मानना है और उसी के हिसाब से आगे के लिए काम होगा। जहां तक आपने मेडिकल स्टूडेंट्स का जिक्र किया बीच में, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो नीति बनी है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए है जिनको सरकारी अस्पतालों से इलाज चाहिए, जिनको सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर चाहिए। हमें अगर हम मेडिकल कॉलेज बनाकर और उस पर 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार का, राज्य के लोगों का, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैं एमबीबीएस और एमडी करवाने के लिए खर्च कर रहे हैं, कॉलेजों के बजट से अलग सिर्फ पढ़ाई के लिए 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी के रूप में मान लीजिए आप उसको, अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसके बदले अगर हम उनकी सेवाएं हमारे ग्रामीण इलाकों में, छोटे कस्बों के सरकारी अस्पतालों में चाहते हैं तो ये फैसला हरियाणा के लोगों के लिए है। ये छात्रों के वो नहीं है, छात्र उसके अंदर प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है हरियाणा के लोग। ठीक है, हम उस फैसले के साथ हैं, लेकिन फिर भी बीच में डिप्टी सीएम साहब ने पढ़ के और जितना उसको गुंजाइश हो सकती थी 7 साल से उसको 5 साल करवाया है, उनकी बॉन्ड की राशि को भी कम करवाया है। ये चीजें भी ठीक है, लेकिन चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो और ऐसी पता नहीं कितनी चुनौतियां जननायक जनता पार्टी के सामने पिछले 4 साल में आई है, जिससे लोगों को बार बार संशय भी हुआ है, अनिश्चितता भी दिखी है कि इस पार्टी का आगे क्या होगा, ये तो डायरेक्शन बदल गए या अब इनका पड़ा, अब इनके लिए और बड़ी चुनौती होगी, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे। आज के दिन स्थिति देखिए, हमने भिवानी में रैली की है 9 दिसंबर को, उससे बड़ी रैली हाल फिलहाल में पिछले 10-15 साल में हरियाणा में नहीं हुई है। और अगला जब चुनावी साल आए में आपको रंगत में जेजेपी दिखेगी, हर जगह जेजेपी के रंग नजर आएंगे, चेहरे नजर आएंगे। अब भले ही ये लगे कि 10 विधायकों की पार्टी है, उनमें से भी 2-3 नाराज रहते हैं, आपको 90 जगहों पर मजबूत अगर सबसे ज्यादा जोश के साथ कोई पार्टी दिखेगी तो जेजेपी दिखेगी, और सबसे उभरता हुआ चेहरा कोई दिखेगा तो दुष्यंत चौटाला। तो क्या इस बात का हम ये भी मायने निकालें कि आदमपुर उपचुनाव में जो नाराजगी की खबरें थी वो सिर्फ अफवाहें थी? नाराज नहीं है, ना हम किसी से नाराज हैं। हम अपनी पार्टी का और गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। हमने आदमपुर में भी निभाया, हमने ऐलनाबाद में भी निभाया, बड़ौदा में भी निभाया, निकाय चुनाव में भी निभाया, अब जिला परिषद के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कोई, ये तो देखिए लोगों को लगेगा ही ऐसा कि गठबंधन है तो फिर शांति से कैसे चल रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी। लोग कह रहे थे 2 महीने से कि डिप्टी सीएम साहब के विभाग घट जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। उनको उस हिसाब से खुश रहने दीजिए, हर महीने की तारीख दे देते हैं। अब इनेलो के प्रवक्ता जी से पूछिए कि अभय सिंह चौटाला जी ने मैं उन्हीं से सवाल ले सिरसा में जिला परिषद बनाने के बाद कहा था कि दिसंबर का आखिर नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने कहा था दिसंबर के आखिर में गठबंधन टूट रहा है। रजवंत जी, पहले आप दीप कमल जी के सवाल का ही जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। देखिए, एक ये जो गठबंधन की बात जो कर रहे हैं ना, तो दूम दबा के, पूछ दबा के या कहीं पे भी रह सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। इनका जो ईमान था वो ईमान बेच के अगर वो उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर ये कहे कि हमने गठबंधन चला रहा है, मेरी समझ से तो दूर है। ये भले इसको अच्छा माने, लेकिन आज ये हकीकत है कि परेशान ये खुद भी हैं, क्योंकि इन्होंने जो वायदे जनता के साथ किए थे, जनता इनसे जब सवाल पूछती है तो ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और आज इनकी मजबूरी, दीप कमल जी की बिल्कुल मजबूरी मैं मानता हूं कि वो कह सकते हैं कि अभी हमने 65-60% हमारे जो मुद्दे थे वो हमारे पूरे हो गए। एक चीज भाई साहब ने जरूर कही है कि मैं 90 हलकों पर 2024 में और जजपा मजबूती से आएगी, तो क्या एक बार ये चीज जरूर बताएं कि या ये अलग लड़ेंगे 2024 में?
या फिर इकट्ठे लड़ेंगे? अगर इकट्ठे लड़ेंगे तो 90 हलकों में इनके चेहरे कैसे नजर आएंगे? हालांकि मैं ये देखिए इनकी सवाल दो तरफा बात यहीं पर भी है। पार्टी को लेकर मैं ये सवाल पूछ सकती थी, मुझे पता है कि क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, तो इसमें सियासी जो घालमेल जैसा जवाब आ जाता है, तो फिर मुझे लगा कि वक्त को बचाया जाए। आपसे सवाल ले लेते हैं रजवंत जी कि मैंने आराम से पूछा है। और रही अभय सिंह चौटाला जी की बात, तो अभय सिंह मुझे चौटाला जी तो ने आप जब भी हमारे बात अलायंस की नई राजनीतिक वैलिडिटी डेट बता दीजिए। हमारी वैलिडिटी कब तक है ये बता दीजिए। अभय सिंह जी नहीं, देते हैं नहीं, हर महीने देखिए, 2 महीने में। अगली वैलिडिटी डेट तो बता दीजिए हमारी कब तक है। और उसके अगले दिन चुनाव आपसे एक फिर साथ बात करूंगा। लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे या जेजेपी अलग होगी, ये सवाल है। ठीक है, आप कुछ कहना ये चाहेंगे? सवाल का जवाब दे दीजिए। और दूसरी आपने बात, देखिए मेरे सवाल का जनता के जवाब नहीं बाद दिया कि में हमारी जनता के हाथ वैलिडिटी में क्या जो है। 31 वैलिडिटी आई थी दिसंबर तो जा वो चुकी 5 साल की वैलिडिटी चलिए। मिली थी आपको। अब वो जब पहले उसको हमारी मोहर वैलिडिटी दी लगाने गई थी का 15 दोबारा अगस्त। मौका मिलेगा तब आपको पता लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। पहले वैलिडिटी दी गई थी बड़ौदा उपचुनाव के बाद तोड़ देंगे। फिर कहा था कि इलाहाबाद उपचुनाव के बाद इनकी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो जाए उसके बाद जरूरत नहीं है। फिर कहा था कि राज्यसभा का चुनाव हो जाए उसमें इनका वोट चाहिए उसके बाद जेजेपी की जरूरत नहीं है। फिर कहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो हो जाए अगस्त में, 10 अगस्त को शायद था, कि 15 अगस्त को अलायंस तोड़ देंगे। फिर थोड़ा सा और आगे आए। अब 31 दिसंबर तक इन्होंने हमें मोहलत दी कि आप चला लो सरकार तब तक, उसके बाद तो टूटने वाला है। अब मैं अगली वैलिडिटी कह रहा हूँ कि 26 जनवरी है या होली दिवाली, कब तक का वक्त दे रहे हैं। जब तक का भी आप सोचेंगे उसके अगले दिन मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। और आपको गठबंधन हमारी तरफ से, जेजेपी की तरफ से, दुष्यंत चौटाला की तरफ से इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी ईमानदारी के साथ काम करता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप अलायंस की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम उतने ही इंटरेस्टेड हैं, उतने ही ईमानदार हैं अपनी तरफ से कि हमने एक चलिए, साथी रजवन जी, साथ एक- लिया है, उन्होंने हमें मान सम्मान एक बात दिया मैं है, जरूर हम कहना उनके चाहूंगी साथ हैं। रजवन जी, गठबंधन रहे या टूटे उससे आपकी पार्टी को तो शायद फायदा नहीं होने वाला। आप हमें जरा ये समझाएं कि आपकी पार्टी का जो ये हश्र हुआ है उसके पीछे वजह क्या है? देखिए कुसुम जी, हमने अपना जो जनता के बीच में पार्टी, पहले तो विघटन की बात अगर करें तो किसी भी पार्टी का, अगर किसी भी पार्टी का या परिवार का अगर विघटन होता है तो निश्चित तौर पर उसमें नुकसान होता है। और वो नुकसान इस वजह से हुआ। और चलो हम उसको छोड़ गए और वहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक रह गए। मैं उसके बाद ही बता रहा हूं आपको कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, हरियाणा की जनता के दिलों में जिस प्रकार से उन्होंने अपना घर बनाया है, उससे वो उनका जो ग्राफ है वो उठकर आया है। इंडियन आदमपुर उपचुनाव में तो आपकी कोई तैयारी नजर नहीं आई जी। आदमपुर उपचुनाव में तो आपकी तैयारी नजर नहीं आई। आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से हो रहा था। आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से हो रहा था रजवंत जी। कुसुम जी, उपचुनाव के बारे में बार बार एक चीज कहा जाता है कि उपचुनाव तो सरकार का है। वो कुलदीप बिश्नोई, रजवंत जी, मेरा नाम शारदा है, मेरा नाम शारदा है। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी का मुकाबला आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा था। इनेलो क्या पार्टी थी और अब क्या है? सवाल ये है कि क्या इनेलो खुद इस बात को याद कर रही है? देखिए, मैं एक चीज देता हूँ, जहां पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के सीट थी, उस व्यक्ति की सीट उन्होंने मिली है। अगर उसका क्रेडिट अगर बीजेपी ले रही है कि हमने सीट जीती तो वो ठीक नहीं है। फिर कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा वोट मिल गए। 2024 में कांग्रेस को तो बहुत ज्यादा वोट मिल गए इस हिसाब से। आप पहले मान के बैठे थे, जनता को मौका मिलेगा तो आपको भी पता चल जाएगा। आप ये मान के बैठे थे, आपकी पार्टी मानकर बैठी थी कि ये उनकी सीट है इसलिए छोड़ देते हैं। कांग्रेस को तो बहुत वोट मिल गए इस हिसाब से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जनता को वहां पर जाकर अपने बातों को समझाने का काम किया है। कुर्डाराम नंबरदार जी जो हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने गांव-गांव जाकर अपनी बात रखने का काम किया। जनता उनकी बात को कितना समझ पाई? वो एक आंदोलनकारी, एक आम सामाजिक व्यक्ति थे और उन्होंने वोट मांगने का काम किया। वो जो नतीजे रहे वो कुर्डाराम जी के नाम रहे। अब अभय सिंह चौटाला की तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं फिर आपको? देखिए, मैं आपको वो पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ कि जो ही यात्रा, हमारी यात्रा जो अब स्टार्ट होगी 20 फरवरी से, और 20 फरवरी के बाद से जब भी हमारी यात्रा आएगी तो आप ये खुद देख लें कि रोज जो लोगों का रुझान हमारी तरफ आ रहा है, लोग रोजाना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जिस प्रकार से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उससे आपको भी पता चल जाएगा 2024 का जो रिजल्ट आएगा उसमें इंडियन नेशनल लोकदल ही नजर आएगी। कितनी सीटों पर? और ये जो पार्टियां आज जो अपने आप को यहाँ पर होने का दावा कर रहे हैं, जनता इनको नकारेगी। क्यों? क्योंकि ये जो वायदे करके आए थे वो वायदे पूरे नहीं कर रहे। रजवंत जी, कितनी सीटों पर? इन्होंने अपनी पूर्ति कर रखी है। रजवंत जी, कितनी सीटों पर?
देखिए, मैं इस चीज के बारे में सीट देने का काम है जनता का। हम अपनी बातों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। जनता हमारे साथ कितनी सहमत होती है, मैं वो बात आपको यही तो कह रहा हूँ कि यात्रा के साथ जब जनता हमारे साथ जुटेगी तो निश्चित तौर पर जब जनता जुटेगी तो सीटें भी हमारी आएंगी ना। यात्रा के बाद आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, शायद उससे आपको और ज्यादा अंदाजा होगा। भूपेंद्र जी, पूरे विपक्ष ने तैयारी कर ली है आपके खिलाफ यात्राएं निकालने की, लोगों के बीच जाने की और तमाम मुद्दे गिनवाने की। आपका क्या कहना है कि कैसे अब जनता को अपनी बातें समझाई जाएंगी? आपका तो ये कहना है कि हम भ्रष्टाचार को भी खत्म कर रहे हैं, हम विकास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बातें हैं जो शायद अभी तक कन्वे नहीं कर पाए या लोगों को समझा नहीं पाए हैं। मैं जो कांग्रेस पार्टी ने 3 बातें रखी हैं, मैं पहले तो उनका जवाब दूंगा, क्योंकि और जो पार्टी नेलो वगैरह है उनका तो कोई वजूद है नहीं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने एक तो गड्ढों की बात की कि पुराने गड्ढे उखाड़ने की बात की। पुराने गड्ढे नहीं है। जब ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम से ये ड्रामा कर रहे थे और इनका फर्स्ट फेज पूरा हो गया था, तो अभी किरण चौधरी ने कहा था, और इनका फर्स्ट फेज पूरा हो गया था, तो अभी किरण चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस तो कहाँ जुड़ी हुई है, कांग्रेस तो जुड़ी हुई नहीं है, ये अभी कहा है। तो ये पुराने गड्ढे नहीं हो भूपेंद्र जी, यानी आपके बयान से मैं अभी आपकी इस बात से मैं ये मान लूं कि आप कहते हैं कि इनेलो का अस्तित्व नहीं है तो शायद आपका मुकाबला कांग्रेस से होगा। इनेलो का आरोप तो ये भी है कि आपकी गठबंधन वाली पार्टी जो खुद परेशान है क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उनके मुद्दों को पूरा नहीं किया जा रहा आपकी पार्टी की तरफ से, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आप मानते हैं कि आपका मुकाबला कांग्रेस से ही होगा? नहीं, वो तो पार्टी है ही नहीं, तो इनके कहने बातों से पूरा थोड़ी होता है। आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। तक मैं आपका दर्शक ही बना रहा हूँ जी। कहिए भूपेंद्र जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा मुकाबला किसी से नहीं होगा। ये सारे कांग्रेस पार्टी नेलो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बात तो आपको ये कहना चाहता हूँ, एक परिवार पहचान पत्र के बारे में मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात उठाई थी। जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं हम सब परिवार पहचान पत्र के जरिए, जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं हम सब परिवार पहचान पत्र के जरिए दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में जो ब्रोकर होते थे, दलाल होते थे, जो पीले कार्ड बनाने के पैसे लेते थे और पेंशन बनवाने के पैसे लेते थे, उन ब्रोकर्स को हमने खत्म कर दिया। अब लाखों लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उनके घर अपने आप पीले कार्ड बन के चले गए और पूरे से पेंशन उनकी शुरू हो गई। जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से चुनाव जीतेगी। दूसरी, आपने केसी भाटिया जी ने भीड़ की बात की, मैं अब उस पे आ जाना चाहता हूँ। मैं 1974 से पॉलिटिक्स में हूँ और मैं सभी पदों पर भी रहा हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी रैलियां देखी। पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिनकी ये बात करते हैं, ये कांग्रेस की तो बात ही नहीं करते, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़े थे और रोहतक और सोनीपत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना गढ़ मानते थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोहाना में इतनी बड़ी रैली हुई थी, जो पानीपत में अब रैली हुई उससे भी बड़ी रैली हुई, और उसके बाद जब चुनाव का नतीजा आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जमानत जब्त हो गई 1,67,000। लेकिन भूपेंद्र जी, ये तो आप भी मानेंगे, लोकसभा चुनाव में मुद्दे कुछ और थे, चेहरा नरेंद्र मोदी का था। विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे उसके अलग मायने आपके हिसाब से रहेंगे, वो भी तो आपको देखना होगा ना कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुद्दे और मायने अलग हो जाते हैं। मैं एक रिएक्शन गुरमीत जी आपसे चाहूंगी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि मजबूत विपक्ष नजर नहीं आ रहा था लोगों को, वोटर्स को, और इस लिहाज से नरेंद्र मोदी की जो लहर 2014 में देखी कुछ कम हुई, 2019 में भी नजर आई लोकसभा चुनाव में। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्या एक मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है अब जनता को, या फिर कुछ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं अब जनता को? नहीं, केंद्रीय स्तर पर देखिए अभी भी विपक्ष तो उस तरह से कोई ऑल्टरनेटिव उभरा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो तय होने हैं। बिहार में आप जानते हैं कि एक झटका जरूर लगा है, नीतीश जी ने तेजस्वी के साथ जब गठबंधन किया और बीजेपी को उसी की चाल से एक तरह से मात देने में कामयाबी भी हासिल की। लेकिन चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर कौन होगा, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि जी हमारे देश में भले ही संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन चुनाव पूरी तरह से अब दूसरे पैमानों पर होने लगा है, क्योंकि सीधे सीधे जो जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है वैसे चुनाव होने लगा है, एक चेहरे पे चुनाव होता है। तो सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि
मोदी के मुकाबले कौन है ना, और ये सवाल 19 में भी था, ये सवाल तो आज भी खड़ा है उस तरह से। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है, लेकिन राहुल गांधी तो अब एक अलग ही छवि भी, वो एक सन्यासी वाली छवि के रूप में भी जा रहे हैं, क्योंकि वो कई चुनावों वाले प्रदेशों में वो प्रचार करने भी नहीं गए, आपको मालूम है। शपथ में वो गए हिमाचल में, लेकिन प्रचार करने गए। तो राहुल गांधी एक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, और वो किस तरह से अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी है। तो उस चेहरे की कमी के कारण जाहिर सी बात है कि लोकसभा में वो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। जहां तक हरियाणा की बात है, जो मुख्य बात है, आज देखिए बड़े रोचक तर्क आ रहे हैं। आपने उनसे, इनेलो के साथी से पूछा कि भाई आप 1 से आगे 46 कैसे करोगे, वो एक एमएलए का ही गुणगान करने लगे, जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हो कि हमारा एक ही काफ़ी है। तो इसी तरह से हमारे जजपा के जो भाई थे, वो 90 वाली बात बाद में जब उन्हें आपने पूछी भी, तो वो उस बात को गोल कर गए, क्योंकि आफ्टरऑल 20 सीटों पे नजर आएंगे, 30 सीटों पे नजर आएंगे। आज सबसे बड़ा सवाल, हमने कल भी यही चर्चा की थी कि गठबंधन रहेगा। ये ठीक है कि जजपा ने, देखिए एक मौका जजपा को अच्छा मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं, उस मौके को दुष्यंत जी ने अच्छे से बुनाया। हम सब जानते हैं उनके पास कौन से विभाग हैं, उनके पास इंडस्ट्री है, उनके पास रेवेन्यू है, उनके पास एक्साइज टैक्सेशन है। बिल्कुल, तो ये सही एक तरीके से विश्लेषण आपने किया गुरमीत जी। मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, और वाकई बेहतरीन पॉइंट्स आ रहे थे चर्चा के लिए, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है, इसलिए मैं चर्चा को यही विराम देना चाहूंगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य समाचार के साथ आप जुड़े, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, और हम इस पूरी बहस के बाद उम्मीद यही करते हैं कि जनता के मुद्दों पर वाकई बात हो, समाधान की बात हो, और जनता के मुद्दों को एक बार फिर से चुनाव में उठाया जाए, उन पर बातचीत हो, और जनता भी उसी आधार पर वोट दे। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही। आप बने रहे सूर्य समाचार के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।